चलो सारवान जी कह रहे हैं, मैं बाद में धन्यवाद कर दूंगा। मैं अब आग्रह विनती करूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओत्सवी वक्ता श्री वीर सिंह बोस जी से, जिनका पिछले 5 दशकों से समाज में जन जागृति चेतना का प्रयास रहा है, और हमने भी जो भी 20-22 साल में जो ABC सीखी है वो साहब से ही सीखी है, जो इस उम्र में भी इस शिद्दत के साथ इस समाज सेवा में लगे। जिस उम्र में हमारे समाज के लोग अभी जाएं बाएं जाके आप देख सकते हैं, कोई हुक्का पी रहा होगा, कोई ताश खेल रहा होगा, कुछ अन्य गतिविधियों में संलिप्त होगा, लेकिन आज ये दिन रात समाज की वेदना को समझते हुए समाज में चेतना जागृत करने के लिए कि कैसे एक आदर्श समाज मिले और समाज को उसका हक मिले, उस दिशा में प्रयासरत है। तो मैं आग्रह करूंगा श्री वीर सिंह बोस जी से 2 लाइनें जरूर कहूंगा। उम्र थका सकती नहीं, उम्र थका सकती नहीं, ठोकरे गिरा सकती नहीं। उम्र थका सकती नहीं, ठोकरे गिरा सकती नहीं। जिद है जीतने की, हार भी हरा सकती नहीं। जिद है जीतने की, हार भी हरा सकती नहीं। मान्यवर वीर सिंह जी बोस। धन्यवाद साथियों। उम्र का जिक्र कर रहे हैं कि इस उम्र में भी, तो मेरी उम्र कितनी है? मतलब बालों से उम्र का कोई संबंध है क्या? है? अरे जो समाज में लड़ने की हिम्मत रखता है वो युवा है, बाल काले हो या सफेद हो। और आप जिम में जाते होंगे ना, योगा करते होंगे, तो वहाँ आपकी हेल्थ उस पे वेट पे आ जाती है, उम्र भी आ जाती है। कई की एज है 45, हेल्थ के हिसाब से 90 का लग रहा है। ठीक है, तो हमारी बाल तो इस बिरादरी के कारण वाइट हो गए हैं, धक्के खा खा के। उम्र तो हमारी भी युवा वाली है। ठीक है, तो उम्र का कोई बार बार जिक्र करते हैं तो उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साथियों, बहुत से साथियों को हम समय नहीं दे पाए, और ये मैडम को भी ज़बरदस्त हम समय दे पाए हैं, और साथियों को भी नहीं दे पाए। हमारे यहाँ बड़ा अच्छा सिस्टम है बोलने की, हर एक को बोलने का वो रहता है कि मुझे भी बुलाइए, मुझे भी बुलाइए। बैठना सीखा नहीं, बोलने की जिद रहती है। जिन्होंने कार्यक्रम लगाया है वो कुछ मैसेज देना चाहते हैं समाज को, तो वो मैसेज पीछे चला जाए या लंच के बाद हो जाए तो इस सारे कार्यक्रम का, इस खर्चे का, इस 1 महीने की तैयारी का, जो ये त्रिलोक जी और ये साथी घर घर गए हैं बुला के, उसका क्या मतलब रहेगा? इसलिए कम से कम जो संगठन के हमारे लोग हैं, हमने उनको 5-5, 7-7 मिनट में ही दिया है। ठीक है, कि मेन बात हो सके, कि मेन बात पे हम जो मैसेज देना चाहते हैं वो हो सके। देश की रक्षा बॉर्डर पे सैनिक ही नहीं करता है, सैनिक जान पे खेल के दुश्मन से देश की रक्षा करता है, नागरिकों की रक्षा करता है, देश की जनता की रक्षा करता है, माँ बहनों की, बेटियों की, बुजुर्गों की, बच्चों की रक्षा करता है बॉर्डर पे। मगर देश में देश का संविधान रक्षा करता है, और उस संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी देश के हर नागरिक पे आती है। इसलिए आज हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि देश के खातिर जैसे बॉर्डर पे सैनिक लड़ता है, ऐसे ही संविधान को बचाने के लिए हमें भी लड़ाई लड़नी होगी, ये रक्षा करनी होगी। इसलिए हमने विषय रखा है कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने का हमने विषय रखा है। साथियों, हमारे इधर महापुरुषों के चित्र है, फूले साहब का चित्र है। एक महिला ने जिक्र किया उनका, फूले साहब का लड़ाई संघर्ष 1848 से शुरू हुआ और बाबा साहब 1856 तक करते हैं, तो कितने साल हो गए? 108 साल हो गए।
ये 108 साल का संघर्ष है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी त्याग, कुर्बानी, बलिदान के स्वरूप आप इस हाल में बैठने के लायक बने हो, आप सफेद कपड़ा पहनने के लायक बने हो, महिलाएं बोलने के लायक बनी है, ये साधु अपनी वाणी कहने के लायक बने हैं। किससे? 108 साल के संघर्ष की बदौलत। अब उस संघर्ष से ही संविधान तैयार हुआ है। वो संविधान 108 साल का संघर्ष है। अरे वो बचना चाहिए या खत्म होना चाहिए? बचना चाहिए या खत्म होना चाहिए? ये हम पे डिपेंड करता है। तो हम इन महापुरुषों को नमन करते हैं जिन्होंने इस लायक हमारे को बनाया। कुछ कहते हैं कि वो देवता या भगवान की वजह से अंधे को दिखाई देने लगा, गूंगा बोलने लगा, लंगड़ा चलने लगा, बहरा सुनने लगा। ऐसे वाणियों में बोलते हैं लोग, उनको भगवान मानते हैं, चमत्कारी मानते हैं। मगर जिसकी बात ने लाखों नहीं, एक नहीं, करोड़ों गूंगों को आवाज दे दी, ये डॉक्टर अंबेडकर है, ये फूले साहब है? लाखों को पैर दे दिए, पार्लियामेंट तक जा रहे हैं। जिनको गांव की गलियों में घुसने का अधिकार अवसर नहीं था, वो पार्लियामेंट में जाके बैठ रहे हैं, वो विधानसभा में बैठ रहे हैं। तो इनसे बड़ा कोई चमत्कारी है क्या? तो जो सबसे बड़ा चमत्कारी है, समाज को उससे भटकाया जा रहा है। हमारा प्रयास है असली चमत्कारों वालों के पास आ जाओ, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। जैसे कोई बीमार हो, हमारे घर का बच्चा, तो डॉक्टर को दवाई दिलाते हैं, या बड़ा बुजुर्ग कोई बीमार हो जाए तो हम डॉक्टर से दवा दिलाते हैं। और जब मरीज ठीक ही ना हो फिर क्या करोगे? अरे दूसरे डॉक्टर के पास ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे? ले जाओगे। तो जितने देवी देवता जो ब्राह्मणों ने बताए हैं, उनसे कोई ठीक हुआ क्या? अरे तो डॉक्टर बदलो, छोड़ो उनको, और ये 2 डॉक्टर है, इनके पास आ जाओ, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अरे डॉक्टर तो बदलो, इतना तो सेंस रखो। तो हम इनको नमन करते हैं। और उसके बाद जिन्होंने ये आयोजन किया है, लोगों को बुलाना सबसे मुश्किल काम है। या मंच पे कुछ भी बोल दो, बिना बुलाए भी बोल दो, ये सबसे आसान काम है। लोगों को बुलाना सबसे मुश्किल काम है। तो जिन्होंने इतना मुश्किल काम किया है, बुलाया है लोगों को, और आए हुए लोगों को इतनी अच्छी बैठने की व्यवस्था की है, पानी की व्यवस्था की है, और खाने की भी व्यवस्था की है, तो उनको कुछ अभिनंदन करा जाए या नहीं किया जाए, उनको बधाई दी जाए या न दी जाए, एक दफा ताली बजा के उनका अभिनंदन करना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने आपको क्यों बुलाया है, या हमने आपको क्यों बुलाया है? कारण है। क्या कारण है? हमने चाय पानी खाने के लिए नहीं बुलाया है। हमने बुलाया है ये बताने के लिए कि सुनामी आ रही है। सुनामी जानते हो, समुद्र में जो पानी की लहर आती है दूर तक, हवा चलती है दूर तक, तो कई 100 मील तक की सारी आबादी को वो बर्बाद कर देती है। तो मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं वो बताते हैं कि भैया सुनामी आने वाली है, बचो। सरकार अनाउंस करती है तो लोग बचते हैं, नागरिक बचते हैं, दूर चले जाते हैं, समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जाते, दूर चले जाते हैं। और आंधी तूफान और बारिश आता है तो सब कुछ तबाह हो जाता है, जो बच सकते हैं बच जाए। तो वो सुनामी आने वाली है, ये दूसरी सुनामी है, ये राजनीतिक सुनामी आने वाली है। आपका राजनीतिक अधिकार एक भी बचने वाला नहीं है। ये सामाजिक सुनामी आने वाली है, आपके सामाजिक अधिकार बचने वाले नहीं है। ये आर्थिक सुनामी वाले हैं, आने वाली है। अभी तो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी मिल रही थी, आरक्षण भी खत्म कर दिया, अब वो भी मिलने वाली नहीं है। ये सामाजिक,
ये राजनीतिक, ये आर्थिक और ये धार्मिक सुनामी आने वाली है। एक ही धर्म बचेगा जिसको ब्राह्मण धर्म कहते हैं, सारे धर्म को खत्म कर देगी, वो सुनामी आने वाली है। इसलिए समाज के जो जागरूक सैनिक हैं, जो योद्धा हैं, जो सामाजिक संगठन चलाते हैं, जो संस्था चलाते हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो चौधरी हैं, जो पंच है, जो एमएलए है, जो अपने आप को शिक्षित कहते हैं, जो साधु कहते हैं, जो ज्ञानी कहते हैं, हमने उनको इधर बोलने के लिए आमंत्रित किया है। इधर उनको हमने बुलाया है कि उनके माध्यम से समाज को इस सुनामी के बारे में बताया जाए, इस बर्बादी के बारे में बताया जाए, इस सारे अधिकारों को खत्म करने वाली जो सुनामी आने वाली है इसके बारे में बताया जाए। समाज के पास डायरेक्ट कभी कोई नहीं जा पाता, समाज के प्रतिनिधियों के माध्यम से ही जाया जाता है। तो आप समाज के असली प्रतिनिधि आप हो। एमएलए असली प्रतिनिधि नहीं है, एमपी असली प्रतिनिधि नहीं है। उनके सामने पार्टी की समस्या है, उनके सामने पार्टी की मजबूरी है, कैसे बोलेगा? अरे समाज आज उनको जिता नहीं सकता, हम काउंसलर भी नहीं बना सकते, तो वो दूसरी पार्टी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आप जिता सकते हो क्या अपने दम पर किसी एमएलए को? इतनी जातियों में बटे हुए हो, जिता सकते हो क्या? नहीं जिता सकते, तो वो वहां जाएंगे और वहां जाएंगे तो उनकी मजबूरी है, तो वो असली प्रतिनिधि नहीं है। असली प्रतिनिधि आप लोग हो। आपके माध्यम से समाज को जगाया जा सकता है, आपके माध्यम से समाज को बचाया जा सकता है। साथियों, इसलिए हमने आप लोगों को इधर बुलाया है। ये बुलाने का उद्देश्य हमारा ये है आपको। अब इसमें हमने विषय रखा है, विषय रखा है कि देश का संविधान, लोकतंत्र खतरे में है। तो इसके बारे में दो तीन, ठीक है ना, कोई बात नहीं, क्या हो रहा है? लाइट गई है? संविधान, लोकतंत्र खतरे में है। आपको ध्यान होगा, हमारे दादा दादी जो हम बैठे हैं, हमारी एज के लोग, हमारी एज के लोग, दादा दादी, हमारे नाना नानी अगर बीए, एमए और पीएचडी होते, डॉक्टर, वकील और इंजीनियर होते, तो कल्पना करो हम कहाँ होते, जरा बताइए। क्या ये फिरोज गांधी कॉलोनी में होते क्या हम? अगर हमारे दादा दादी, नाना नानी एमए, पीएचडी, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, उद्योगपति, जमींदार होते, हम यहाँ होते क्या? कहाँ होते? मालिक होते या नहीं होते? वो क्यों नहीं पढ़ पाए? वो जमींदार क्यों नहीं बन पाए? वो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर क्यों नहीं बन पाए? हमारी दादियां, हमारी नानियां क्यों नहीं पढ़ पाई? अरे उस समय के संविधान ने उनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया था, उनको जमीन पे रहने का अधिकार, घर का अधिकार नहीं दिया था। गांव के बाहर गंदी जगह पर रहोगे, ये उस समय का संविधान जो मनुस्मृति था, इसलिए हमारे पुरखे नहीं पढ़ पाए, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर नहीं बन पाए। उनको अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार उनका संविधान नहीं देता था, हमारे लोग फटे कपड़े पहनते थे। उनको अच्छा भोजन का अधिकार नहीं था, मरे जानवर हमारे पुरखे खाते थे या झूठन खाते थे। क्या वो अपनी इच्छा से खाते थे? क्या वो पढ़ना नहीं चाहते थे? क्या वो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनाना चाहते थे? वो भी डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनना चाहते थे, बन सकते थे, क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि उस समय के मनुस्मृति के संविधान ने, जो 1950 से पहले लागू था, हमारे पुरखों की ऐसी हालत करी हुई थी। किसने? उस संविधान ने।
जो हमारे पुरखों ने भुगता है। जानवर पी सकता था जोड़ में पानी, हमारे लोगों को राइट्स नहीं था शिक्षा का, पानी का। अगर पढ़ भी लिया, सुन लिया तो कानों में शीशा डाला जाता था, बोल दिया तो जबान काट ली जाती थी। किस कारण? कोई विधान था, कोई कानून था, वो संविधान था, जो ब्राह्मणों को संविधान था, जिसको मनुस्मृति बोलते हैं। हम इसलिए आज 75 साल के थोड़ा सा सांस आई है। अगर हमारे पुरखे कहीं होते, हम इस देश के मालिक होते, इस देश के राजा होते। संख्या हमारी ज्यादा है। ये चला, हमें जातियों के टुकड़े टुकड़ों में बांटा उन्होंने। हम संगठित थे, उस मनुस्मृति ने बांटा। हम पढ़ना चाहते थे, हमारे पुरखे, पढ़ने पे दंड था। हम इकट्ठा होना चाहते थे, जाति बनाई, शादी जाति में करोगे, जाति से बाहर शादी नहीं करोगे। मिल नहीं सकते थे दूसरी जाति से, क्योंकि मिलोगे हमदर्दी पैदा होगी, मिलोगे दुख तकलीफ शेयर करोगे, दुख तकलीफ शेयर करोगे तो उसका निवारण शेयर करोगे, संगठित हो जाओगे। उन्होंने नियम बनाया, शिक्षा का अधिकार नहीं होगा। उन्होंने कानून संविधान बनाया, इनको धन रखने का अधिकार नहीं होगा। धन भी ताकत पैदा करता है। अगर धन जिसके पास आ जाए, वो किसी को कुछ समझता है क्या? जिसकी जेब में 4 पैसे आ जाए, किसी को समझता है क्या? हमारे लोगों की जेब में भी 4 पैसे आने लगे हैं, ज्यादा नहीं है, वो किसी को समझ ही नहीं रहे। एक फिल्म में कह रहा था, 4 पैसे क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा है। ये हाल है। अरे जिनकी बदौलत से वो संविधान हटा के 108 अपना परिवार जो निछावर कर देते हैं, उनका भी जीवन था, उनका भी घर था, माँ थी, बहन थी, बेटी थी, बेटे थे, सब कुछ दांव पे लगा दिया कि आने वाली पीढ़ी के लिए ये संविधान खत्म किया जाए और नया संविधान लाया जाए। अरे उनकी बदौलत 2 पैसे हमारी जेब में आए हैं, तो ये किनके हैं? ये इनके हैं, हमारे महापुरुष, इनकी बदौलत। तो वो संविधान चल रहा था, उस संविधान के चलते हमारे पुरखों की हालत हुई। उसके बाद जाति के टुकड़े हुए, उसी संविधान ने किया, छूना नहीं। और महिलाओं को तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ने देना, महिलाओं को तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ने देना। क्यों? जिनकी माताएं गुलाम हो जाएं, अंधविश्वास में भटक जाएं, भ्रमित हो जाएं, तो समझ लो उसकी संतान तो निश्चित रूप से भटक जाएगी, भ्रमित हो जाएगी। हमारे को यहाँ बेटा माथा टेक, ये देवी है, देवता है, ये काली है, ये पीली है, गोरी है, ये कौन बता रही है? हमारी माँ बताती है। महिलाओं को अगर आजाद कर दिया, महिलाओं को अगर अधिकार दे दिया, महिलाओं को अगर शिक्षा आ गई, तो समझ लो उसकी संतान को, उस समाज को शिक्षा आ गई। जब फूले साहब शुरू करते हैं शिक्षा का, तो कहते हैं कि शिक्षा पहले किसे दी जाए, लड़कों को दी जाए या लड़कियों को दी जाए। तो डिसाइड करते हैं लड़कों को देंगे शिक्षा, एक ही परिवार पढ़ेगा, लड़कियों को शिक्षा देंगे, 3 परिवार पढ़ेगा। अगर माताएं शिक्षित होंगी, उसकी संतान भी शिक्षित होगी। साथियों, ये अधिकार उस समय नहीं था। प्रयास किया कि आने वाले समय में हमारे पुरखों ने जो जानवर वाली जिंदगी जी के गुजारी है, वो ना गुजारी जाए। इसलिए इन महापुरुषों ने 108 साल का संघर्ष किया, और तब जाके 56 तक 50 में बाबा साहब के प्रयास से, उस समय के लोगों के प्रयास से ये संविधान बनता है, जिसमें सारे पुराने जो उनके संविधान के अंतर्गत हमारे ऊपर पाबंदियां थी, इसके चैप्टर 3 में मौलिक अधिकार, इस सेक्टर 3 में है। हम इस देश में यानी कि नागरिक के बाद मौलिक अधिकार नागरिक को, हम इस देश के नागरिक नहीं थे 1950 से पहले। यानी कि जो नागरिक ही नहीं है, जैसे इस घर का कोई बेटा ही नहीं है, तो बेटा बाप उसकी प्रॉपर्टी कहां से बांटेगा? बेटा कैसे दावा करेगा कि ये मेरा घर है? उसका उसमें हिस्सा तो होना चाहिए, उसको परिवार पहले मान्यता तो दे। तो नागरिकता, नागरिक मानना
उस देश में हिस्सेदारी को मानना है। तो साथियों 1950 से हमारे पुरखे ने और उस समय के 300 करीब सदस्यों ने, जो संविधान सभा थी जो 46 में शुरू हुई संविधान बनना, उसकी लंबी स्टोरी है, हम उस पर भी नहीं जा रहे, हम बिल्कुल शॉर्ट पर रहेंगे। 300 लोगों ने मिलके संविधान बनाया, 300 लोगों ने, क्योंकि बाबा साहब ने 2 वर्ग आंदोलन चला रहे थे। एक वो वर्ग था आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, कौन सा, जिसके पास सब कुछ था सदियों से, जमीन, मकान, शिक्षा, धन दौलत, पैरवी, सब कुछ था, केवल सत्ता नहीं थी। उनका नेतृत्व गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, सुभाष जी और मालवीय जी ये कर रहे थे। एक वो वर्ग भी आंदोलन कर रहा था आजादी का, जिसके पास कुछ भी नहीं था, जो जोड़ का पानी भी नहीं पी सकता था, पढ़ नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, उस आजादी का आंदोलन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कर रहे थे। 2 वर्ग थे। आजादी मिलती है दोनों वर्गों ने मिलके। बाबा साहब ने आजादी का आंदोलन देश के बीच में लिया है, लड़ाई में, वर्ल्ड के सामने आजादी की लड़ाई का आंदोलन रख दिया कि ऐसी आजादी नहीं चाहिए, हम तो इनके भी गुलाम हैं, हमें ना सामाजिक आजादी है, ना धार्मिक, ना आर्थिक, ना राजनीतिक, हमें आजादी मिले तो सबको बराबर मिलनी चाहिए आजादी का लाभ। ये बात बाबा साहब ने अपने आंदोलन के माध्यम से और दुनिया के सामने इस बात को साथियों रख दिया, तब जाके हमें आजादी मिलती है और तब ये संविधान बनता है, ये जिसमें कहते हैं कि सभी को सभी कुछ मिलेगा, सभी को शिक्षा मिलेगी, ये संविधान कहता है, सभी को रोजगार मिलेगा, ये संविधान कहता है, सभी को दवा, इलाज, बीमार होने पे मिलेगा, ये संविधान कहता है, कितना ही गरीब हो, कितना ही अमीर हो, एक सा इलाज होना चाहिए, संविधान कहता है, एक सी एजुकेशन होनी चाहिए, टाटा बिरला का लड़का भी और सफाई मजदूर का बेटा भी एक सी शिक्षा पाए, ये संविधान कहता है, सबको मकान मिलेगा, ये संविधान कहता है। अरे यहाँ पर कौन सी कॉलोनी है, फिरोज गांधी कॉलोनी, कितने गज के मकान है यहाँ, 100 गज के, इसने दिए हैं, ध्यान रखना, और किसी ने नहीं दिया, इसने दिए हैं। जहां नहीं मिले हैं उनकी हालत देखो कैसी है, और 100 गज का कोई बड़ा नहीं है, इतने बड़े बड़े तो उनके बाथरूम है जितना हमारे को दिया है, कहीं तो 50 गज, कहीं 25 गज, कहीं 22 गज, कहीं 13 गज का दिया है, रहने के लायक है क्या? वन साइड ओपन है, वर्ल्ड का कोई इंजीनियर उनको पास नहीं कर सकता। दिल्ली में वो सुअरों के बाड़े मिले, भैंस गाय के बाड़े मिले, उनमें भी क्रॉस वेंटिलेशन है, वो मिले। हमारे को 22 गज का, टीबी होगी कि नहीं होगी, सांस की बीमारी होगी कि नहीं होगी, वो मिले, चुप है। तो ये संविधान दे रहा है सब कुछ, आपको वोट का अधिकार, 3 आरक्षण दिए, शिक्षा में आपको आरक्षण है, रोजगार में आपको आरक्षण है, राजनीति में आपको आरक्षण है। राजनीति में आपके एमएलए एमपी होंगे, है आज भाजपा के 133 एमपी है टोटल, कितने एमपी है? 133, 168 कहां से लाए? ईडी दिखाकर, सीबीआई दिखाकर, उनका डर दिखाकर, इनकम टैक्स का डर दिखाकर उनको तोड़ा दूसरी पार्टियों के 168 एमपीओ को। टोटल उनके 133 है, 168 और 133 कितने हो गए? 300 से ऊपर हो गए, 301 उनके हैं। एक और उदाहरण लोकतंत्र के बारे में, पिछले 5 साल में जो चुनाव हुए हरियाणा के, ये हरियाणा के साथी बैठे हैं, भाजपा के विरोध में लोगों ने वोट दी, और एक वो कौन सी पार्टी है चौटाला जी के लड़के की, जेजेपी, उसको भी हमने भाजपा के विरुद्ध वोट दिया या नहीं दिया? दिया। यानी कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा है शासन, हमने भाजपा के विरुद्ध उसको वोट दिया, तो वो कहां जाके मिल गया? किसके साथ जाके मिल गया? ये हमारी
लोकतंत्र की पीठ में छुरा घोंपने का काम है या नहीं है? किसी को उसका डर दिखाया, लालच दिखाया, ईडी दिखाई, सीबीआई दिखाई, इनकम टैक्स दिखाए, अपनी पार्टी में मिला लिया है। यानी कि अब ये संविधान जिसने सब कुछ दिया था, आज की डेट में वो कह रहे हैं हम इसको बदलेंगे। ये सब कह रहे हैं, बता दिए। मैं भी एक दो उदाहरण देके अपनी बात खत्म करूंगा। नई संसद बनाई या नहीं बनाई? नई संसद का क्या मतलब है बनाने का? नई संसद बनती है, हेड देश की राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को बुलाया क्या? ये लोकतंत्र है। महिला को बुलाया क्या? नहीं बुलाया। पार्टियों ने बाईकाट किया, फिर भी उद्घाटन किया नई संसद का। और नई संसद में जो संविधान दिखाया, उस संविधान में धर्मनिरपेक्षता नहीं है, उस संविधान के प्रियम्बल में समाजवाद नहीं है, वो संविधान दिखाया है। और संतों ने मंत्रोच्चार के साथ उसका शुभारंभ किया है। और क्या कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी की ये लोकतंत्र का मंदिर है। अरे ये मंदिर नहीं है, ये संसद है। मंदिर तो हिंदुओं का होता है, ईसाइयों का तो चर्च होता है, मुस्लिमों का तो वो मस्जिद होती है, सिखों का गुरुद्वारा होता है। अगर ये मंदिर है तो उनका क्या है, जिनकी इतनी जनसंख्या है? यानी कि किस तरफ आपको ले जा रहे हैं हमारे को, ये आपको मैं उसका एक आईना दिखा रहा हूं, कहां ले जाना चाह रहे हैं। वो बनाया, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, संविधान के प्रियम्बल बदला और डिक्लेयर कर रहे हैं अब उनके 5-6 एमपी जिनका नाम दिया। अनंत हेगड़े कहां का है? कर्नाटक का। उसका बाप भी एमपी था जनता दल के टाइम में, मंत्री था, 5 बार का एमपी, केंद्र का मंत्री रहा हुआ आदमी कह रहा है इस संविधान को बदलेंगे। कौन सा लगाएंगे? वही जिसमें हमारे पुरखों का मैंने बताया आपको, इसको बदलेंगे, हेगड़े कह रहा है। दूसरा, जो प्रधानमंत्री का वित्तीय सलाहकार है, उसका हेड है विवेक देबो राय, वो कह रहा है इस संविधान में अमेंडमेंट की भी जरूरत नहीं है, 1-2 अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, इसको पूरा ही बदला जाएगा। लिख के कह रहा है, पेपरों में लेख लिख के कह रहा है। मधु मिश्रा कह रही है संविधान को हटाओ, ये लोग सर पर बैठने लग गए, हमारे बराबर आने लग गए, ये लोग ये कुर्सी पर बैठने लग गए है। मधु मिश्रा कह रही है। लल्लन सिंह है, और लल्लन सिंह भी कह रहे हैं, एमपी है, कि संविधान को बदलेंगे। यानी कि उनके सारे लोग कह रहे हैं एमपी। क्या उन्होंने, जिसका भारत के संविधान में विश्वास नहीं है, वो देश का नागरिक हो सकता है क्या? आतंकवादियों पे एक ही केस होता है कि ये देश के संविधान में विश्वास नहीं रखते, इसलिए उनको कहते हैं आतंकवादी। ये क्या देश के संविधान में विश्वास रख रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इनकी सदस्यता रहनी चाहिए कि इनको छोड़ना चाहिए, इनको निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? एक जो मेरठ से चुनाव लड़ रहा है, राम का रोल जिसने किया, अरुण गोविंद, वो कह रहा हाँ संविधान बदलेंगे, अमेंडमेंट होनी चाहिए, संविधान को बदलना चाहिए। ठीक है, वो तो लगातार कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि उसके लिए 400 एमपी चाहिए, हमें 400 दो तो ये काम हो जाएगा। तो वो 400 पार का नारा लगा रहे हैं कि अब की बार 400 पार, ये उन्होंने नारा दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? वो संविधान को बदलने के लिए पूरी तैयारी पे है। हम क्या करें? हमारे लोगों को पता नहीं है। जो मजदूर आदमी है, जिसको 8,000 10,000 तनख्वाह मिलती है, मजदूरी मिलती है, उसको बच्चों का पेट पालने में ही बाहर क्या हो रहा है, समाचार पत्रों में क्या रहा है, मैगजीन में क्या रहा है, टीवी में क्या रहा है, इन खबरों के पीछे क्या खबर है, क्या षड्यंत्र है,
उसको होश नहीं है, वो कैसे जानेगा? और जो हमारा अधिकारी बन गया, 1-2% सारे तो नहीं मगर अधिकतरों का यह हाल है, अरे भाड़ में जाए, मेरे बच्चे पढ़ने चाहिए, मेरे को बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, मेरा घर ठीक रहना चाहिए, मेरे को असुविधा नहीं होनी चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं है जरा सा भी समाज में जाने के लिए। जिसको आरक्षण का जिसने लाभ लिया है वो नहीं आ रहा, मजदूर के पास समझ और समय नहीं है, तो समाज को ये जो सुनामी लाने वाले हैं, ये जो संविधान बदलने के लिए ला रहे हैं, इससे उनको अवगत कौन कराएगा? उनको कौन समझाएगा कि अब समय आ गया है, वोट की ताकत आपकी भी बराबर है, अमीर की भी बराबर है, वोट की ताकत से इस संविधान को रोका जा सकता है। तो हम हर जगह बोलते हैं, हमने कुछ संस्थाओं से बात करी, यार ये क्या हो रहा है, संविधान बदलने की बात हो रही है, तो और लोगों ने भी कहा नहीं होनी चाहिए, हम भी इसमें सहयोग करेंगे। तो ऐसी कुछ संस्थाएं, कुछ संगठन इकट्ठे हुए, तो हमने एक संयुक्त मोर्चा बनाया। ये संयुक्त मोर्चे से हम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं संविधान बचाने के लिए। आपसे जो निवेदन है, आपको जो बुलाया है, आपके लिए जो हम भागदौड़ कर रहे हैं, आपके लिए जो सुनाने की बात कर रहे हैं, आप सच्चे प्रतिनिधि आप हो, इस देश के एमपी और एमएलए से बढ़कर आप हो, आपकी बात समाज मानता है, वो झूठ बोलेंगे, वो नहीं आएंगे समाज के साथ, पार्टी का पट्टा है उनके ऊपर, पार्टी की मजबूरी है, उन्होंने हमारे नेताओं को गुलाम बना के रखा हुआ है, और जिन्होंने हमारे नेताओं को गुलाम बना के रखा हुआ है, हमारे बारे में उनके कैसे विचार होंगे? अच्छे विचार होंगे क्या? हमें भी गुलाम बनाने के विचार होंगे। तो अब क्या करा जाए? यही हो सकता है, समाज के प्रतिनिधियों को इकट्ठा किया जाए, उनके माध्यम से समाज को बताया जाए। चुनाव आ रहा है, दिल्ली हरियाणा में 10 सीट है, हरियाणा में तो एमपी की 10 सीट है ना, 10। थोड़ा सा भी आपने जोर लगा दिया, समाज को जगा दिया, अरे 10 की 10 भाजपा हार जाएगी, एक भी सीट भाजपा नहीं जीत पाएगी, क्या बताएं? 10 की 10, क्योंकि जिनका लोकतंत्र है, जिनकी वोट है, जिनके हित में ये संविधान है, उसको क्या करना है? तो हमने कार्यक्रम बनाया। 2 बात हम लोगों को निवेदन करते हैं, केवल 2। क्या? एक तो जैसे एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए तो तुरंत फर्स्ट एड दी जाती है ना, तुरंत तो कम से कम उसका कुछ इलाज किया जाए। तो तुरंत इलाज तो ये है कि हमारी एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं जानी चाहिए। ये सारे लोग इस बात को अपने को मान ले, हमारी एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं जानी चाहिए। अगर जाएगी तो हम अपने बच्चों को गुलाम और गरीब बनाने के लिए देंगे, अपनी माता बहनों को जिनकी रक्षा, जिनकी इज्जत की, जिनके साथ न्याय नहीं हुआ, हाथरस आपके सामने है, हाथरस जैसी घटना दोबारा ना हो, ऐसी व्यवस्था क्या हमने करी है क्या? अरे नहीं करी तो अब हो सकती है। उस सरकार को तो बदलो। तो पहला काम, एक भी वोट हमारी भाजपा को नहीं जानी चाहिए। और दूसरी बात इसी में, हमारी वोट बटनी भी नहीं चाहिए कि भाजपा को हराने के लिए जो यहाँ पर हरियाणा में भी कांग्रेस का और मेरे ख्याल से आपका गठबंधन है ना, तो जहाँ आप है वो आपको दें, जहाँ कांग्रेस है कांग्रेस को दें। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हम कांग्रेस के मेंबर हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज उसको हराने के लिए इसको वोट देना जरूरी है। कल अगर कांग्रेस ने ऐसा किया तो कांग्रेस के विरुद्ध भी हम ऐसा ही प्रचार करेंगे। हम ये नहीं है कि उनके प्रचार नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध में करेंगे। तो आज पहला काम कि भाजपा को एक भी वोट नहीं जानी चाहिए, तब हम पुरखों की हालत में नहीं जाना चाहते, संविधान बचाएंगे। दूसरा, वोट बटनी नहीं चाहिए, चाहे मेरा चाचा खड़ा हो, ताऊ खड़ा हो, फूफा खड़ा हो, बहन खड़ी हो, बहनोई खड़ा हो, कोई खड़ा हो, हाथ जोड़ लेना, इस बार वोट नहीं देंगे, इस बार इसको हराना है हमने। इसलिए उसको बाद में देखेंगे जो जिसमें दूसरे लोग खड़े हो जाते हैं। कई लोगों की तो
लॉटरी निकल जाती है चुनाव के टाइम में। जैसे गुड़गांव का मेला लगता है ना, तो मेले में केवल जात देने ही लोग नहीं आते, उसमें उठाई गिरों का भी बहुत काम होता है, चोरों की भी मेला लगता है, जेब कतरों के लिए भी मेला लगता है। जब वो जेब कतरे आपस में मिलते हैं रिश्तेदारों में, कहते हैं मेला कैसा रहा, मेला कैसा रहा। उठाई गिर भी बात करते हैं मेला कैसा रहा, चोर भी बात करते हैं कि मेला कैसा रहा, कहते हैं कि मेला बहुत अच्छा रहा। तो ऐसे ही कुछ लोग चुनाव में नोटों के चक्कर में पार्टियों से पैसा मिल जाएगा, ऐसे भी बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं, ध्यान रखना। जैसे वो मेले में लोग आ जाते हैं, इनको एक भी वोट हमारी नहीं जानी चाहिए। यद्यपि सारे लोग ऐसे नहीं है, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ अच्छे भी लोग हैं, मगर उनको बाद में देखेंगे, ये काम हमें करना होगा। और दूसरा काम, हमें चुनाव के बाद ये जन जागरण का काम, ये समाज को बनाने का काम, ये मूल निवासी को एकजुट करने का काम, ये जातियों से निकालने का काम हमें लगातार करना है। हम यहाँ के मूल निवासी हैं, अगर सबको इकट्ठा करना है, फूले जी सूत्र बताते हैं, एक पहचान देनी होगी। उन्होंने पहचान खत्म करी, हमारी क्या पहचान दी? वाल्मीकि नाई तेली धोबी कुमार मांग मतंग अहिर जाट गुजरी, हमारी पहचान दी। ये गालियां हैं जो हमारी छाती और कमर पर लगाई गई हैं। क्या हम अपने बच्चों की छाती और कमर पर ये जातियों के अपमानजनक ये लेबल लगा के छोड़ के जाना चाहते हैं, या इसको हटाना चाहते हैं? अगर हटाना चाहते हो, एक पहचान माननी होगी। जो फूले साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि हम मूल निवासी हमारी जाति है, मूल निवासी की पहचान पर हम इकट्ठे हो सकते हैं, और हम इकट्ठे हो जाएंगे। हमारी संस्कृति मूल निवासियों की है, हमारी विचारधारा मूल निवासियों की है, यानी कि समानता की है। ये काम हम लगातार करेंगे तो आपके 90% का समाज बनेगा, और 90% का समाज बनेगा तो जब वोट 90% आपकी होगी तो संसद किसकी होगी? अरे विधानसभा किसकी होगी? वो हिंदू बनाने पे लगे हुए हैं, हिंदू बनाकर 10% लोग हमारे लोगों को उधर ले जाके सत्ता में बैठे हैं। अगर 90% मूल निवासी बन गए, अरे तो ये तो गांव का पंच भी नहीं बन सकता, प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है। तो ये हम करेंगे। पहचान आपको माननी होगी जो हमारे पुरखे ने दी। हम चमार नाई तेली धोबी कुमार वाल्मीकि नानक देली धोबी नहीं है, ये गालियां हैं जो हमारे पुरखों को दी गई है, हमें दी गई है। इनको छोड़िए, मूल निवासी पहचान को मानिए। मूल निवासी पहचान को आप इकट्ठे हो जाओगे, मूल निवासी संस्कृति को मानोगे, इकट्ठे हो जाओगे, मूल निवासी विचारधारा को मानो, इकट्ठे हो जाओगे। तो ये काम आपको करना होगा, और इस काम को करने के लिए एक संगठन की जरूरत है, और आपको उस संगठन से जुड़ना होगा। चाहे अपना संगठन बनाओ, हमारे सामाजिक मोर्चे का जो है सामूहिक मोर्चे के इसमें आ जाओ, चाहे अपने संगठन के माध्यम से जातियों से समाज को निकालो, मूल निवासी पहचान पे लाओ और समाज को एक बनाओ। तो आने वाले समय में चाहे गांव का पंच का चुनाव हो, चाहे परिषद का चुनाव हो, चाहे जिला का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे संसद का चुनाव हो, सारी पार्टियां और सारे लोग आपके होंगे। आप इस संविधान को बचा सकोगे। ये सारी बातें साथियों तब हो सकती है जब आप ये काम करोगे। इसलिए हमने आपको बुलाया, वो इसको खत्म करने के लिए तैयार है। उनके सारे साधु इस काम में लगे हुए। हमारे साधु कहाँ है? उनके साधु इसको खत्म करने के लिए एक मुहावरा करना, साधु कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोलता है, तो हमने कहा अपने साधुओं को भी लाया है। साधु का मतलब ही है समाज के लिए जीवन अर्पित कर दे। जो समाज के लिए जीवन अर्पित करता है वही साधु होता है। ऐसे साधुओं की जरूरत है। आज हमारे बीच में कुछ साधु आए हैं, आने वाले समय में हम साधुओं से निवेदन करेंगे और इनसे संपर्क बनाएंगे। आने वाले समय में हम ये काम करेंगे। तो साथियों, यही हम आपसे कहना चाहते थे। आने वाला समय हमारे बच्चों के लिए बहुत खराब है। आपने निर्णय लेना है
और आपने ये बात, ये मैसेज जगह जगह पहुंचानी है। हमने फोल्डर बनाए हुए, हम आपको बांटेंगे, उसको पढ़िएगा। आप अपने गांव में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में जहाँ भी मीटिंग करोगे आप करिएगा। हमारी कहीं भी जरूरत है, हम 24 घंटे इसी काम के लिए है। हम, हमारा जीवन हम बच्चों के लिए है। अरे हमारा तो जीवन गुजर चुका है, आज नहीं तो कल में तो किसी का भलाई नहीं है, पर आने वाले बच्चों के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म तो बना के जाए। अरे ये हसरत से ऐसी घटना हुआ है, हमारे बच्चों को मटका छोड़कर आंख ना फोड़ दी जाए, ऐसी घटना ना हो। हम चाहते हैं कि मरे या बचे, मगर ऐसा प्लेटफॉर्म बना दें जहाँ जातियाँ ना हो, जहाँ पे मूल निवासी समाज हो, जहाँ पे ये संविधान बचे। आप ऐसा करोगे, हमारी माताएं बहना ऐसा करेंगी, हमारे वरिष्ठ लोग ऐसा करेंगे, हमारे युवा लोग ऐसा करेंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ जिन लोगों को हम समय नहीं दे पाए, हम उनको क्षमा चाहते हैं, आगे उनको समय देंगे। हमारे साथ आइए, जगह इतनी दूर से भी लोग आए हैं, देखो नारनौल से भी आए हैं। हम सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपके दिल में समाज का दर्द है, इसलिए आप लोग आए हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं आशा के साथ जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपने विस्तार से विषय पर बहुत ही गंभीरता के साथ अपना मैसेज दिया, और मैं भी और हमारी टीम भी इस आशा और उम्मीद के साथ ये विश्वास करती है कि यहाँ आए हुए लोग ज़रूर यहाँ से कुछ ना कुछ मैसेज लेके जाएंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए आपके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए ज़रूर कोई अच्छा निर्णय लेंगे। अब मैं जो प्रोग्राम की रीढ़ है